लोग आज की क्लास से बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। तो जो भारत परिषद अधिनियम है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, किसी को जानकारी है? बताएं भाई। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है, इसकी कुछ खासियत यदि किसी को जानकारी में है तो बताइए। इस एक्ट में क्या हुआ था, बताइए भाई। चलिए कोई नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1861 से पहले जो 1858 था, इस 1858 में भारत का नया पद बना दिया गया था वायसराय के रूप में। पहले यह भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल से यह बदल कर क्या हो गए थे, यह वायसराय हो गए थे, जो कि क्राउन मतलब इंग्लैंड के जो शासक थे उनको क्राउन बोला जाता था, एज ए सिंबल ऑफ क्राउन। तो ये सीधा उनका प्रतिनिधित्व करते थे भारत, या फिर जो भी इनके गुलाम क्षेत्र कह लें इनके, या फिर अध्यादेशित क्षेत्र कह लें, उनका सीधा ये प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये जो वायसराय थे वह थे कौन? आपके लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, आपको ये जानकारी मैंने बताई थी। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, इन्होंने इस जब बाद में 1861 का एक्ट आया, तो 1861 के एक्ट में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सबसे बढ़िया काम किया कि सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा 1862 में, कब? 1862 में इन्होंने 3 भारतीय राजाओं, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन 3 व्यक्तियों को इन्होंने भारतीय जो कुछ दिन पहले आपकी क्या बनी थी, विधान परिषद बनी थी। हमने बताया था ना कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो उसी विधान परिषद में इन तीनों लोगों को, ये जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, इन तीनों भारतीयों को उन्होंने मनोनीत किया था। कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे ये भी ध्यान में रखिएगा। वो व्यक्ति हैं आपके बनारस के राजा पहले, दूसरे पटियाला के महाराज, पंजाब वाला पटियाला, तीसरा सर दिनकर राव। इन तीनों लोगों को मनोनीत किया गया था। कहां पर मनोनीत किया गया था? विधान परिषद में, जिसकी स्थापना चार्टर एक्ट 1853 में की गई थी। क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकता है कि विधान परिषद में इन तीनों के नाम देकर इनकी मनोनयन कौन किया, किसके द्वारा इनकी मनोनीत किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इनका मनोनयन किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, बाकी पूछेगा कब किया गया इनका मनोनयन? जिनका मनोनयन किया गया 1862 में। यदि एक्ट पूछेगा तब आप बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, जी बोलिए। सर, मनोनीत मतलब वहां पे उसे जगह दी गई। हाँ, मनोनीत का मतलब होता है, मनोनीत एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जहां पर न चुनाव की प्रक्रिया होती है, न बाकी कोई प्रावधान होता है। यदि वह व्यक्ति संबंधित जो राज्य है या फिर देश है, उस जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, यदि उनको लगता है यह व्यक्ति इस दृष्टिकोण से सक्षम है, जो क्राइटेरिया बनाई गई होती है कि यदि हर एक चीज के मनोनयन की अपनी क्राइटेरिया होगी, जैसे राज्यसभा मनोनयन होगा तो 6 प्रमुख क्षेत्र हैं, उनसे ही व्यक्ति मनोनीत होकर आपके राज्यसभा में आएंगे। जैसे लोकसभा में था कि एंग्लो इंडियन होना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ उनके क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो उनके आधार पर बिना चुनाव के जो प्रधान, वर्तमान में प्रधान राष्ट्रपति करता है, उस समय वायसराय करता था। तो बिना चुनाव के वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को, जिनको लगता हो कि वो उस क्षेत्र में पारंगत हैं, उनको मनोनीत कर सकता था, और इसीलिए 3 लोगों को मनोनीत किया।
और कोई? आगे बढ़े। यस सर। देखिए अब जो दूसरा, हाँ बोलिए, किसी कुछ पूछना है? सर। ठीक है। देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है इस एक्ट की, वो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसी एक्ट के द्वारा जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अध्यादेश का कॉन्सेप्ट है ना, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो भैया आगे सबसे पहले तो ये बता दो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस एक्ट के, सॉरी किस आर्टिकल के तहत करता है? किसी को जानकारी है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है वो किस एक्ट के द्वारा की जाती है? देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अध्यादेश और राष्ट्रपति शासन में दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति शासन अलग आर्टिकल्स में है, उनके अलग प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन आपातकाल की स्थिति को दर्शाता है, अध्यादेश आपातकाल नहीं है। वहां पर किसी भूभाग में जब चीजें बिगड़ जाती हैं या फिर लगता है कि चीजों को संभालना होता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दोनों अलग अलग चीजें। तो कोई बताए हमको, जो अध्यादेश है ये किस आर्टिकल के द्वारा जारी की जाता है, पहली चीज। और भारत जैसे देश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके किसके पास है? सर आर्टिकल 123। कौन करता है बताइए? आप लोग सही राष्ट्रपति। बताएं तो इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, इतना पढ़ाया जाता है। कल ही मैंने आप लोगों को आर्टिकल का पूरा 395 तक के, एक 1 to 395 तक के बीच का वीडियो भेजा था। कितने लोगों ने देखा? सही सही बताइएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने वॉच किया है उसे। जिसके चैनल होते हैं उनको पता चल जाता है कितने लोगों ने देखा है। तो कितने लोगों ने कल देखा? किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है कि आपको सभी चीजें आती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आर्टिकल्स जब क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको सीधा सीधा बहुत कम समय में पूरा नंबर देके जाएंगे। यदि आपको आर्टिकल याद है, नहीं याद है तो गलत तो होंगे ही कंफ्यूजन में, और -1 तो जो जाएंगे वो तो जाएंगे। तो आपको भैया ये जितनी चीजें हैं, पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि भारत जैसे देश में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये 2 लोगों के पास है। कितने लोगों के पास है? 2 लोगों के। कौन कौन से वो लोग हैं? तो पहले नंबर पे आता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कर सकता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति के साथ साथ यदि राज्य में अध्यादेश जारी करना हो तो यह अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो 2 लोगों के पास अधिकार है, एक राष्ट्रपति के पास, एक राज्यपाल के पास। लेकिन अंतर दोनों के अपने अपने। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करेगा। वहीं पर बात करें कि आपका जो राज्यपाल जारी करेगा, बस इसको थोड़ा सा उलट दीजिए, 123 है वहां पर 213 है, मतलब अनुच्छेद 213 में राज्यपाल करेगा और अनुच्छेद 123 में आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इस बात को क्लियर कट सुन लीजिए। और जो लोग नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो एंड वॉच एंड राइट डाउन। ऐसा भी नहीं है कि आप देख के आपका काम हो जाने वाला है। जितने आर्टिकल्स वहां पे बताए गए हैं, ईच एंड एवरी articles are important for your examination. Just go and watch, write down in your copies, and as much as you read it and you memorized it, you will get benefit. तो जाइए भैया उसको पढ़िए,
जितना ज्यादा लिख सकते हैं, जितनी चाहे, देखिए नहीं याद हो रही हैं चीजें तो उनको लिख के सामने जहां स्टडी टेबल है वहां पे चिपका लीजिए, वहां पे लगा दीजिए बोर्ड पे अपने। हर एक स्टूडेंट का सिंपल सा फंडा होता है, जो लोग मेमोराइज नहीं कर पाते हैं तो अपने आसपास की चीजों को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके, लिख के अपने, उनका सामने एक स्टडी मैप होता है वो उस पर चिपका देते हैं। तो जब भी बैठेंगे वहां पे चीजें, और जो चीजें उनको याद नहीं होंगी वो उनको सर्कल कर देंगे या मार्क कर देंगे, जिससे कि उनको वो सभी चीजें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो आप भी इन चीजों को, छोटी छोटी जानकारियों को मिस मत करिए, नहीं तो आपके नंबर्स कम हो सकते हैं या फिर एक दो नंबर से आप पीछे हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है। तो खैर ये तो पॉइंट था वर्तमान के समय में, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इतना समझिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट भारत में अध्यादेश का आया ये इसी में आया। अच्छा हुआ क्या था कि इसी एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा, जो भारत का वायसराय होता था उसको एक अधिकार दिया गया, उसको एक विशेषाधिकार दिया गया। क्या विशेषाधिकार दिया गया भैया, कि जब भी इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति होगी तो उस आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई। यह प्रदान किया गया वायसराय को। किसको प्रदान किया गया, वायसराय को। वहीं पर पूछेगा किस स्थिति में, मतलब किस परिस्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, तो यह आपातकाल की परिस्थिति में जारी कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय में अध्यादेश संबंधित जानकारी कहां पर है, तो 123 में, अर्थात अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है। और दूसरा होता है जो, वो होता है 213 में, अर्थात अनुच्छेद 213 में आपका यह कौन करता है, यह आपका करता है राज्य का गवर्नर, अर्थात राज्य का राज्यपाल। तो दो लोग करते हैं, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और एनी प्रॉब्लम? बताइए भाई, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, देखिए जो इस एक्ट का तीसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए अभी तक भारत में संविभागीय प्रणाली नहीं थी। संविभागीय प्रणाली मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब अलग अलग विभागों की स्थापना करके शासन व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, इट इज रूल्ड बाय ए कंबाइंड वे, बट in that time, in this time, when the act of Indian Council Act 1861 came in, so that's why first time the portfolio system was adopted. What is the portfolio system? मतलब various kinds of, जो आपके क्या है, विभाग हैं, उनकी स्थापना की गई और अलग अलग विभाग अपने अलग अलग कार्यों को करते थे। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, ये लाया गया आपके इसी एक्ट के द्वारा। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, ये जो संविभागीय प्रणाली थी, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, ये संविभागीय प्रणाली जो है ये किस एक्ट के द्वारा आई? संविभागीय प्रणाली किस एक्ट के द्वारा आई? तो भैया सबसे पहले तो ये आई 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, पहली चीज। दूसरा कि भारत में यह जो संविभागीय प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको इसका भी नाम ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी 1858 की बात आएगा, किसकी आएगा? 1858 की बात आएगा, तो उसके बाद 1858 में आप देखेंगे कि वायसराय कौन बन रहा है वहां पर? कैनिंग महोदय बन रहे हैं। तो 1858 से लेके 1861 के बीच में, एक्ट के बीच में जो भी
काम होंगे वो सभी के सभी काम किए गए हैं कैनिंग महोदय के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया एक्ट ऑफ 1858 में। 1858 का जो अधिनियम आया उसके द्वारा क्या बनाया गया था, वह बनाया गया था कैनिंग को वायसराय। अब कैनिंग को जब भी वायसराय बनाया तो बाकी सभी जो कार्य हैं वह किसके द्वारा किए जाएंगे, कैनिंग के द्वारा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यदि 1861 का कोई एक्ट आपके ध्यान में आ रहा है और पूछ रहा है कि ये काम किसने किया है, तो यदि आपके माइंड में ये चीज है कि नहीं भैया ये तो 1861 में हुआ था, तो तुक्का मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि यदि वो 1861 का है, 1858 का है, तो वह काम जरूर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया होगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की तरफ, जिससे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसका हमें एक अन्य नाम मिलता है। जैसे आपके एग्जाम में आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस एक्ट को कहते हैं, विच एक्ट इज नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। भैया ये जानकारी होनी चाहिए कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। दो चीजें हैं ना, दो नाम पूछे जाते हैं बहुत खासकर, जिसमें एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और दूसरा मार्ले मिंटो सुधार। तो ये दोनों पूछे जाते हैं कि ये किन किन एक्ट्स के नाम है, किन किन अधिनियमों के नाम है। सबसे पहले तुमको बता दीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है किस एक्ट के द्वारा को कहते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, कोई बात नहीं। आज आप लोग लेट क्यों हुए भाई, बताइए। आधी क्लास हो गई और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लेट में जुड़ रहे हैं। अब पढ़ ले 1 घंटा। सर मैं अरे लेट प्रभु, नहीं जुड़ी हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ पहले से ही, बस बोली अभी। आप लोगों से निवेदन है कि समय पे जुड़िए। देखिए, तो ऑलरेडी समय सुबह कम मिलता है, उसमें भी यदि आप लोग सुबह लेट से जुड़ेंगे तो घाटा आपका है, लॉस आपका है। सुबह 7 से 8:30 के बीच में हमको दोनों क्लासेस ले लेनी है। पहले 2 घंटे में होती थी, 7 से 9 तक चलनी चाहिए, लेकिन मेरी क्लासेज हैं 9 to 4 PM. So that's why I am able to take the class in evening time. तो यदि आपको सुबह मौका मिल रहा है तो यूटिलाइज करिए पूरे समय को। क्यों आप लोग लेट आते हैं भाई, मुझे तो ये चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। एक तो ऑलरेडी टाइम कम है, जितनी चीजें कवर अप कर ली जाएं, जितनी चीजें हो जाएं वो बेहतर है। ठीक है, आपका सिलेबस आपका मैं टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा। टाइम क्या, टाइम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम के 15-20 दिन पहले मैं कंप्लीट करा लूंगा, इवन रिवीजन भी हो जाएगा। बट नॉट इज द वैलिड पॉइंट कि वही आप पढ़ लिए मोटे मोटे तौर पे, यदि एक्स्ट्रा कहीं क्वेश्चन बाहर आ गया। और ऐसा तो जरूरी नहीं कि आपने केवल केवल CUET BHU ही भरा होगा बीएड के लिए, उसके अलावा भी तो आपने कहीं का बीएड भरा होगा, जैसे DU बीएड भर सकते हो, यूपी बीएड भर सकते हो, तो उनका सिलेबस तो अलग होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यदि आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं पाऊंगा। यदि आप लोग लेट आओगे तो भाई मेरा भी, हमको भी क्या है, हम आएंगे टू द पॉइंट, टॉपिक पे बात करेंगे और चले जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी जैसे मैंने अध्यादेश पे बात की, बाकी चीजों को आपको बताया, मेरे को यदि सीधे कट टू कट चलना हो तो क्या है उसमें चीजें कैसे हैं उसको बताऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। और ऐसे मात्र 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करिए, बी सीरियस इन क्लास। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है कोई इमरजेंसी, लेकिन कोशिश करिए कि क्लास की टाइमिंग के समय घर वालों को, बाकी लोगों को बता दीजिए
कि भैया देखो हमारी पढ़ाई का समय है, इसके बाद तो हम खाली हैं ही, तो उस समय प्लीज समय निकाल लीजिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे दो एक्ट्स के बारे में जिनके नाम आपको जानने चाहिए, जिसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात कही गई, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। वहीं पर जो दूसरा एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, एक 1909 है, एक 1919 है। ध्यान रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस के नामों को लेकर और जो इनके उपनाम है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को याद करने से पहले दिमाग को एक बार धो लीजिएगा, माज लीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से जगह पर फिट हो जाए। मतलब कहने का ये है कि आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में मैचिंग का आता है। मान लो चार नाम दे दिए आपको कि किस एक एक्ट हो गया एक्ट ऑफ 1781, उसे किस नाम से जानते हैं, इधर ऑप्शन में दे दिया, और दो ये दे दिए कोई एक एक्ट का नाम दे दिया, बोलेगा कि मैचिंग कराओ। तो जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा कि कौन से एक्ट का है, और आप लोग देखोगे कि 1909 और 1919 वाले में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो 1919 जो है, 1919 जो है ये बाद का है, जिसमें कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अभी बताएंगे कि आखिर नाम क्यों पड़ा मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इनको कहा जाता है, इनके नाम के आधार पर लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। वहीं पर 1909 का क्या है, मार्ले मिंटो सुधार है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है आपके एक्ट ऑफ 1781 को। तो ऐसी कुछ चीजें हैं आपको लिख के याद करनी पड़ेंगी, अपने खुद से क्वेश्चन अराइज करने पड़ेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। खैर अब आते हैं एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिससे हमने कहा कि इसका अन्य जो उपनाम है वह है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब मार्ले मिंटो सुधार या क्यों नाम पड़ा, तो भैया ये जो मार्ले मिंटो है ये नाम है, दो लोगों के नाम है, टू इंडिविजुअल्स जो पर्सन है इनके नाम है। अच्छा हमने बताया था कुछ देर पहले ही कि भारत में भारत राज्य सचिव का पद निर्माण किया गया था, उसका गठन किया गया था। किस एक्ट के द्वारा गठन किया गया था ये भी बताया था, तो एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा भारत राज्य सचिव का पद गठन किया गया था। तो इसमें से जो मार्ले पहला नाम मिलता है मार्ले, ये जो मार्ले थे 1909 में यह भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मार्ले जो थे यह भारत के क्या थे, वायसराय थे। और उस समय 1909 में जब लॉर्ड मार्ले वायसराय थे, उसी समय लॉर्ड मिंटो क्या थे, यह भारत के राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव थे। और इन्हीं के नामों के आधार पर इन एक्ट का नाम क्या पड़ा, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि किनके नाम हैं, नाम क्यों पड़ा और किस वर्ष आए, किस एक्ट को बोलते हैं। सर तो मार्ले मिंटो सुधार, वायसराय का नाम लॉर्ड मार्ले और भारत राज्य सचिव का नाम लॉर्ड मिंटो। तो मार्ले के नीचे लिख लीजिए ये वायसराय थे, मिंटो के नीचे डैश करके लिख लीजिए या एरो बना के लिख लीजिए यह भारत के राज्य सचिव थे। ये किस एक्ट को कहा जाता है, ये कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। हाँ भैया कोई कुछ बोल रहा था। यस सर। सर जी बोल जी। जैसा आप बता रहे हैं मैं तो उसका जस्ट उल्टा पढ़ी हूँ कि मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वाइसराय। हम अच्छा कहाँ पढ़े आप। सर बुक में ही पढ़ी हूँ। चलिए एक मिनट मैं देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हाँ सॉरी, हाँ ये थोड़ी सी चीजें गलत हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर करेक्शन मी। प्लीज इसको गलत सॉरी सही कर लीजिए, गलत नहीं सही कर लीजिएगा। मार्ले जो थे इस समय भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, माई फॉल्ट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर द करेक्ट। आगे बढ़े। वेलकम सर। यस सर, बट चलिए देखिए इस एक्ट के द्वारा कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहला तो ये जानिएगा कि जो लॉर्ड मिंटो थे जो इस समय के वायसराय थे, इन्होंने अपने कार्यकारिणी परिषद में, जो उनकी अपनी कार्यकारिणी परिषद थी, वर्किंग कमेटी जो थी इनकी, वर्किंग काउंसिल जो थी, उसमें इन्होंने भारत के एक व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको अपनी कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कि किसी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से भारतीय व्यक्ति वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम रूप से चुने गए थे। तो वो थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन ध्यान रहे ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए हैं, ये चुने गए थे एज अ लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, चुने गए थे ये। ठीक है, किसके कौन से वायसराय थे उस समय? तो लॉर्ड मिंटो थे। किसे चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। कहां पर चुना गया? कार्यकारिणी परिषद में। विशेषता क्या है कि पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय जिनको यह पद मिला था जिस कार्यकारिणी परिषद में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई कि जो विधान परिषद के सदस्य थे, इन विधान परिषद के सदस्यों को बजट जो है अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने, जैसे वर्तमान में होता है कि जब भी सत्ता पक्ष या फिर जो गवर्नमेंट होती है, जिसकी पार्टी होती है, जो बजट प्रस्तुत करता है, तो बजट पर क्या होती है? चर्चा होती है, वाद विवाद होता है कि भाई ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं, कितने सेक्टर में कितनी चीजें हैं। तो वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव करने का अधिकार इसी एक्ट के द्वारा दिया गया। आपने क्या समझा कि जो विधान परिषद बजट प्रस्तुत करती है, तो बजट प्रस्तुत करने के पूर्व, बजट के अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व, ये विधान परिषद के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि भैया आप बजट पर वाद विवाद कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हो। इन सभी चीजों का अधिकार आपको इसी एक्ट के द्वारा 1909 के द्वारा दिया गया। तीसरा कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद हेतु पृथक मुस्लिम वर्ग की निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई। तो ध्यान में रखिएगा, जो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये किया गया था आपके इसी एक्ट अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात और जान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम को अलग यहाँ पर कर दिया गया, मतलब उनके निर्वाचन जो होंगे वो अलग होंगे, उनको बांट दिया गया। तो आप देखेंगे कि सांप्रदायिक तौर पर भारत में निर्वाचन जो है क्या हो गया कि पहली बार ये स्थापित किया गया संप्रदाय के आधार पर कि भैया आप मुस्लिम हैं तो आप निर्वाचन अलग से करेंगे। तो इसीलिए भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन जब किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा उनके शासनकाल में, इसीलिए भारत के जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो,
उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो जाने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले एक्ट की तरफ, वो है जिस भारत शासन अधिनियम 1919 की तरफ। अभी तक हमने जो बात कही थी वो हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोल रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जान लीजिए भैया कि जो भारत शासन अधिनियम है इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मार्ले मिंटो का सुना कि मार्ले मिंटो में मार्ले जो थे वो भारत राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे? ये वायसराय थे। तो ठीक इसी प्रकार जो पहला नाम होगा मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, यह क्या थे बताइए? अंकिता जी बताइए आप भाई। भारत राज्य सचिव थे। वेरी गुड, राज्य सचिव थे। भारत के उस समय के तत्कालीन जो राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय। इसीलिए इस एक्ट का नाम जो पड़ा वो पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही मिलकर इस एक्ट के द्वारा कुछ सुधार लाए थे, कुछ रिफॉर्म लाए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कौन कौन सी चीजें हुई एक एक करके इसको जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इस एक्ट के द्वारा हमको देखने को मिलती है कि केंद्र में, सेंटर में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। क्या किया गया? टू हाउसेस सिस्टम जो है, लेजिस्लेशन जो है, ये हमको देखने को पहली बार मिलता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, वो टू हाउसेस थे कौन कौन से? जैसे इस समय एज एग्जाम्पल में बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा है, ठीक। लेकिन वहां पर उस समय, मतलब जब ये एक्ट आया तो उस समय वहां पर दो चीजें थी। क्या है? पहला कि द्विसदनात्मक विधायिका जो लाई गई, इसमें एक थी राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, दूसरी थी केंद्रीय विधान सभा, केंद्रीय विधान सभा, सेंट्रल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो दो चीजें थी, एक राज्य परिषद थी, दूसरी थी आपकी केंद्रीय विधानसभा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। वो दोनों सदन कौन से थे? तो वो सदन थे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। दूसरा पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा भारत देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में, प्रांत का मतलब राज्य होता है, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई? तो यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। जो द्वैध शासन थे इसके अंतर्गत दो विषयों को अलग अलग बांट दिया गया था, एक हस्तांतरित विषय थे, एक आरक्षित विषय थे। लेकिन ये क्या है, क्यों है, इतना मत जानिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही रेलेवेंट है। आप बस इतना जानिए अभी फिलहाल कि इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया लाई गई और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता भाग लेती है, खुद से जाकर वोट करती है, उसको अपनाया गया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, इस एक्ट के द्वारा, हाँ बोलिए। वो नाम फिर से बता दीजिए ना, वो द्वैध शासन का। प्रांतों में द्वैध शासन वाला, प्रांतों में द्वैध शासन में दो विषय थे। पहला है आपका एक हस्तांतरित विषय था
दूसरा आपका आरक्षित विषय था, 2 विषय थे। तीसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कि इस एक्ट के द्वारा ही भारत में लोक सेवा आयोग, आप लोग लोक सेवा आयोग जानते हैं, उस लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ध्यान में रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन हमको देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है भाई कि सांप्रदायिक आधार पर भारत में पहली बार जब सांप्रदायिक कब किया गया था, इसके पहले वाले एक्ट में 1909 में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं, लेकिन इस एक्ट में इस जो सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार था इसको विस्तार मिला। मतलब इसमें सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग, यूरोपियों के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इस सिद्धांत को क्या किया गया, विस्तारित किया गया। किस एक्ट के द्वारा भैया, तो इस 1919 एक्ट के द्वारा। तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट कि भैया पहली बार ऐसा हुआ इस एक्ट के द्वारा कि जो केंद्रीय बजट है, इस केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। मतलब पहले क्या था कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उसमें केंद्र का बजट और राज्य का बजट साथ में पेश किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजट अलग प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य बजट जो है वो अलग प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सामने हमारे निकल कर आई आपके हमारे, कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके पहले महिलाएं निर्वाचन में या फिर मत देने में भागीदारी नहीं थी उनकी, उनके पास ये अधिकार नहीं था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया। तो कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरू की गई, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की प्रक्रिया है इसके जनक कौन माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। तो इसके जनक माने जाते हैं, बोलिए, लियोनस कार्टियस। लियोनेल कर्टिस जो हैं ये माने जाते हैं प्रांतों में द्वैध शासन के जनक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लियोनेल कार्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है और इसी काल में इनके द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन की चीजों को पहली बार अपनाया गया, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये हो गई आपकी 1919 के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो। कल की क्लास से हम लोग बात करेंगे साइमन आयोग और उससे संबंधित चीजों के बारे में।